हेलो एवरीवन। आज की वीडियो की शुरुआत मैं करूंगी आपको दो स्टोरीज बताकर। ये स्टोरीज रियल लाइफ स्टोरीज हैं दो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो कि प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं। एक का नाम है तरुण और एक का नाम है वरुण। मान लीजिए सुबह के 9:30 बजे हैं और प्रीलिम्स का पेपर शुरू होने वाला है। डी डे यानी कि 16 जून को सुबह 9:30 बजे तरुण सेंटर पर पहुंचता है। पहुंचते ही उसके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, उसे टेंशन होने लग जाती है, पसीना छूटने लग जाता है, एंग्जाइटी होने लग जाती है और जैसे ही क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में आता है वो ब्लैंक आउट कर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करे। ऑन द अदर हैंड वरुण भी सेंटर पर पहुंचता है, एग्जाम हॉल में जाता है, थोड़ा रिलैक्स्ड है। उसे पता है कि मैंने अच्छे से तैयारी की है और जितनी तैयारी की है अब अगर अपने माइंड को अपने कंट्रोल में नहीं रखा तो वो सारी तैयारी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए वरुण कामली जाकर अपनी सीट पर बैठता है, थोड़ा सा पानी पीता है और क्वेश्चन पेपर को देखकर शुरू हो जाता है वो सब इंप्लीमेंट करना जो उसने समझा था और पढ़ा था कि कैसे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। आप में से बहुत सारे लोग इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं। आप बताइए, तरुण या वरुण, इन दोनों में से आप कौन सी सिचुएशन चूज करेंगे? क्या आप तरुण की सिचुएशन में होना चाहेंगे या आप वरुण की सिचुएशन में होना चाहेंगे? अगर आप वरुण की सिचुएशन में होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब तक ये वीडियो आप सब देखेंगे तब तक प्रीलिम्स में 7 या 8 दिन ही बचे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरी के 7 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, जो हमने नहीं पढ़ा होता है हमारा सारा ध्यान एग्जाम से पहले उसी चीज पर जाता है। काश मैं फला फला किताब पढ़ लेती, काश मैं ये रिवाइज कर लेती, काश मैंने ये टेस्ट सीरीज पढ़ी होती, काश मैं अपने किसी दोस्त से डिस्कशन कर लेती। आपका माइंड आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है कि आपने जो नहीं पढ़ा है वो ही एग्जाम में आएगा। लेकिन सच तो ये है कि आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट इन द एग्जाम सिचुएशन। थॉट हमें बहुत परेशान करता है, वो ये कि हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो हमने पढ़ी नहीं होती। हम सोचते हैं काश मैं ये बुक पढ़ लेती, काश मैं ये टेस्ट सीरीज लगा लेती, काश मैं किसी से गाइडेंस ले लेती, काश मैं किसी दोस्त से डिस्कशन कर लेती। अरे मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स तो पढ़े ही नहीं, मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स तो पढ़ी हैं लेकिन वो वाली स्कीम तो पढ़ी ही नहीं। अगर आपका भी माइंड आपको ऐसे ही ट्रिक कर रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। सबके साथ एग्जाम से पहले ऐसा होता है कि उनका ध्यान उन्हीं चीजों पर जाता है जो उन्होंने पढ़ी नहीं होती। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जितनी भी पढ़ाई आपने की है इस एग्जाम के लिए वो इनफ है, वो सफिशिएंट है फॉर यू टू बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। बट देयर इज ओनली वन कंडीशन अटैच्ड एंड द कंडीशन इज हाउ यू ट्रेन योर माइंड इन लास्ट फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम एंड हाउ यू कंट्रोल योर माइंड ड्यूरिंग द एग्जाम। इस पर और बात करें तो मैंने अक्सर ऐसे बच्चों को देखा है जो बोलते हैं मैम तैयारी तो की थी, सब कुछ पढ़ा था लेकिन फिर भी फेल हो गए क्योंकि एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी रिवीजन सही तरीके से नहीं की थी। आखिरी के कुछ दिनों में आप अपनी रिवीजन कैसे करते हैं ये आपकी सक्सेस को डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे करनी चाहिए अपनी रिवीजन। सबसे पहले आपको ध्यान देना है उन टॉपिक्स पर जो हाई यील्डिंग एरियाज हैं, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो आप जानते हैं कि एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जैसे कि पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि इकोनॉमिक्स में बैंकिंग के टॉपिक्स, जैसे कि एनवायरनमेंट में कुछ स्टैटिक टॉपिक्स जो हर बार ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको उनकी रिवीजन हर दिन करनी है ये आखिरी के 7 दिनों में। दूसरी चीज जो आपको रिवाइज करनी है वो है अपने करंट अफेयर्स। जो भी आप करंट अफेयर्स की बुकलेट्स पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, उन्हें रिवाइज करना मत भूलिएगा। तीसरी चीज जो आपको रिवाइज करनी है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। जो भी आपने गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ी हैं, क्योंकि 2 से 3 साल गवर्नमेंट स्कीम्स पर आ ही जाते हैं, तो आप उसका रिवीजन करना मत भूलिएगा। फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू रिवाइज इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं आप उन सबको रिवाइज कीजिए। फिफ्थ थिंग दैट यू नीड टू रिवाइज इज द टेस्ट पेपर्स दैट यू हैव सॉल्व्ड। जो भी आपकी लर्निंग्स रही हैं उन टेस्ट पेपर से वो आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपने अगर 100 टेस्ट पेपर भी किए हैं लेकिन आपने उनका रिवीजन नहीं किया तो वो 100 के 100 टेस्ट पेपर वेस्ट हैं। इसीलिए जितना जरूरी इन टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना था उतना ही जरूरी इनका रिवीजन करना है।
जब आप ये 5 चीजें कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एश्योर्ड रहना है कि आपकी रिवीजन सही ट्रैक पर है। प्लीज डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू ड्यूरिंग दिस टाइम। प्लीज डू नॉट फोकस ऑन एनीथिंग दैट यू हैव नॉट रेड बिफोर। कोई नई किताब नहीं, कोई नया टेस्ट पेपर नहीं, कोई नए नोट्स नहीं। कोई आपको बोले कि अरे ये 10 पेज के नोट्स हैं, ये पढ़ लो, इसमें से तो पेपर आएगा ही आएगा। आई विश ये सारी बातें ट्रू होती, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो 10 पेज के नोट से पेपर आए। जो आपने पूरे साल मेहनत की है, आप उस पर भरोसा रखिए और अपनी रिविजन को सही तरीके से आगे बढ़ाइए। रिवीजन के साथ साथ आपको अपनी बॉडी को भी ट्रेन करना है। सुबह उठने की आदत डालनी है कि आप 9:30 बजे जब एग्जाम शुरू हो आपका माइंड एक्टिव हो। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो पूरी रात जाग कर पढ़ते हैं, ऑल नाइटर पुल करते हैं, 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हैं प्रीलिम से पहले, और सुबह 9 साढ़े 9 बजे आपका माइंड चला जाता है स्लो जोन में, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपको अपने माइंड को और अपनी बॉडी को ट्रेन करना है पीक परफॉर्मेंस के लिए, वो भी एग्जाम आवर्स में। और एग्जाम आवर्स 9:30 बजे ही हैं, चाहे आपकी पीक परफॉर्मेंस का टाइम रात को हो या दोपहर में हो या शाम को हो, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। एग्जाम तो आप 9:30 बजे ही देंगे। तो इसीलिए आपको अपने माइंड को और अपनी बॉडी को दोनों को ट्रेन करना है कि आप 9:30 बजे अपनी पीक परफॉर्मेंस दे पाए। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, जो आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है अपनी हेल्थ। बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है एग्जाम से पहले, बुखार हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, बॉडी पेन्स होते हैं। अगर आपको अपने माइंड को 100% एफिशिएंसी से यूज करना है एग्जाम हॉल में, तो बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी उसको सपोर्ट करे। एज यू ऑल नो, गर्मी बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए ये 7 दिन आपको अपनी हेल्थ का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। अवॉइड ईटिंग एनीथिंग दैट कैन कॉज प्रॉब्लम टू योर बॉडी। अवॉइड गोइंग एनीवेयर जिससे आपको चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए। ये सब चीजें अवॉइड करना, क्योंकि एग्जाम में जितनी जरूरत आपको अपनी पढ़ी हुई नॉलेज की है, उतनी ही जरूरत आपको अपनी माइंड और बॉडी की है। ध्यान रखिएगा कि ये 7 दिन आप टाइम पर सोएं, कम से कम 6 घंटे की नींद लें, ताकि आपका माइंड वेल रेस्टेड हो। अपनी एंजाइटी से डील करने के लिए कुछ कोपिंग मैकेनिज्म्स बनाएं, जैसे कि कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, या अगर आप कोई मंत्र चैंटिंग कुछ भी करते हैं, गायत्री मंत्र जैसे, तो कोई भी ऐसे मैकेनिज्म्स जो आपके लिए वर्क करते हैं, वो ये 7 दिन में बिल्ड कीजिए, ताकि आपकी एंजाइटी कंटेंट रहे। अब बात करते हैं आपको क्या करना है एग्जाम से 48 आवर्स पहले। एग्जाम से 48 आवर्स पहले सबसे बड़ा डर जो स्टूडेंट्स को होता है वो ये होता है कि क्या मैं एग्जाम में जो मैंने पढ़ा है उसे रिकॉल कर पाऊंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, मल्टीपल टाइम्स रिविजन की है, तो आप एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे। एग्जाम से पहले हर किसी को यही डर लगता है कि जो हमने पढ़ा है वो सब हम भूल रहे हैं, हमें याद नहीं आ रहा जो हमने पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा था पर अब मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन एग्जाम की सिचुएशन में आपको वो याद आ जाएगा अगर आपने वो अच्छे से रिवाइज किया है और पढ़ा है। तो प्लीज इस डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना कि मैंने जो पढ़ा है वो सब मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ और मैं इसे एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। 48 आवर्स पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने माइंड को काम रखें, आप वेल रेस्टेड हों, आप हाइड्रेटेड हों, और आप केवल अपना ध्यान उन्हीं चीज़ों के रिवीजन पे लगाएं जो आपने पहले पढ़ी हैं। देखिए होता क्या है, जब हम ऐसी चीज़ों का रिवीजन करते हैं जिनको लेकर हम फेमिलियर होते हैं, मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन से हैं, जब आप उनका रिवीजन करेंगे और आप उनको रिकॉल कर पाएंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप एग्जाम हॉल में ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जाएंगे और अपना बेस्ट दे पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, जब आप ऐसी कोई नई चीज़ पढ़ते हैं या ऐसी कोई चीज़ पढ़ते हैं जो आपने कच्ची पक्की पढ़ी होती है और आप उसे ढंग से रिकॉल नहीं कर पाते, तो आपका डर और भी बढ़ जाता है और इस चक्कर में आपका कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है। फिर जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये जजमेंट दे देते हैं कि मेरा तो एग्जाम इस बार नहीं होगा, मेरी तैयारी तो अच्छी नहीं है, अभी क्वेश्चन पेपर नहीं आया है, अभी आपने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, लेकिन आपने जज कर लिया खुद को कि आपको ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, इसलिए आपका एग्जाम नहीं होगा। और अगर आपने सोच लिया है कि आपका एग्जाम नहीं होगा तो आपका एग्जाम नहीं ही होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रेटेजिकली उन्हीं चीजों को 48 आवर्स पहले रिवाइज करें जो आपको अच्छे से आती हैं, और वही सारे एक्शंस लें जो आपके कॉन्फिडेंस में ऐड कर पाए। एग्जाम से एक रात पहले आप अपनी सारी बुक्स को, नोट्स को साइड में रख दीजिए। इंश्योर कीजिए कि आप 9:30 बजे तक सोने की कोशिश करें। अगर आपको प्रे करने से स्ट्रेंथ मिलती है तो प्रे कीजिए,
अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेट कीजिए। इंश्योर कीजिए कि आपकी बॉडी और माइंड दोनों वेल रेस्टेड हो, आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, क्योंकि इस एग्जाम में आपका सबसे बड़ा हथियार है पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड अगले दिन एग्जाम तक आपको लेकर जाना है। इंश्योर कीजिए कि आप वेल रेस्टेड हैं। जब आप सुबह उठें, टाइमली उठिए, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी में एग्जाम हॉल जाएंगे तो लेट होने की एंजाइटी के चक्कर में भी आपका एग्जाम खराब हो सकता है। बहुत ही अच्छी स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जिन्होंने सारी पढ़ाई की थी, लेकिन एग्जाम वाले दिन लेट उठी, उस लेट उठने के चक्कर में सेंटर पे लेट पहुंची, उन्हें एंट्री नहीं मिल रही थी सेंटर पे, उस मशक्कत में उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, एग्जाम दिया लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाई। आपको इस सिचुएशन से बचना है। आपको उस दिन आधा घंटा पहले उठना है जिस टाइम से आप उठते हैं। मार्जिन लेके चलना है कि अगर रास्ते में ट्रैफिक हुआ सेंटर तक पहुंचने के लिए तो आप उसमें स्टक नहीं होंगे। टाइमली सेंटर पर पहुंचिए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो एम्प्टी स्टमक चले जाते हैं एग्जाम देने। मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग घर से दूर, घर से बाहर रहते हैं और सुबह सुबह नाश्ता मिल पाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए एक रात पहले थोड़े से फ्रूट्स लेकर रख लीजिए, ताकि जब आपको सुबह एग्जाम देने जाना हो तो एटलीस्ट आप एम्प्टी स्टमक नहीं हो। जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको बताना चाहूंगी वो चीजें जो आपको नहीं करनी है। आपको किसी से भी बात नहीं करनी है और ये डिस्कस नहीं करना कि तुमने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, तुमने ये नोट्स किए, मैंने ये किए। इससे होगा ये कि कुछ लोग होंगे जिनसे ज्यादा पढ़ा होगा आपने, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने आपसे ज्यादा पढ़ा, और वहीं पर चला जाएगा आपका कॉन्फिडेंस। लेकिन हमने इस वीडियो की शुरुआत में भी जाना था कि दो चीजें जो आपको एग्जाम हॉल में लेकर जानी है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस। तो अवॉइड कीजिएगा कि आप किसी से भी कोई कॉन्वर्सेशन ना करें एग्जाम के बारे में। अननेसेसरी हैसल्स को अवॉइड कीजिए। दोस्तों के साथ जाना, पूल इन करना, आप किसी को कमिट कर दें मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, या कोई किसी पर डिपेंडेंट हो जाए कि कोई आपको पिक कर ले, उन सबको अवॉइड करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इंड्यूस करती हैं। और बहुत जरूरी है कि एग्जाम वाले दिन आप समय पर सर्टेन तरीके से अपना एग्जाम देने पहुंच जाएं। अवॉइड वेयरिंग अनकंफर्टेबल क्लोथ्स। बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल कपड़े पहनकर जाते हैं और फिर उनका पूरा ध्यान उसी में ही रह जाता है और एग्जाम में वो कंफर्ट फील नहीं कर पाते। तो ये अवॉइड कीजिएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू कैरी योर एडमिट कार्ड। कैरी योर एडमिट कार्ड विद यू। कैरी अ वाटर बॉटल विद यू। कैरी एक्स्ट्रा पेन्स विद यू। रीच द सेंटर इन टाइम। ईट वेल बिफोर द एग्जाम। अब आते हैं एग्जाम पर। हाउ टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जैसे ही आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर मिले, आपको सॉल्व करना शुरू नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इनिशियल 5 मिनट स्पेंड करने हैं उस क्वेश्चन पेपर को देखने में। आपको ढूंढनी है उसमें वो चीजें जिससे आप फेमिलियर हैं, वो टर्म्स, वो क्वेश्चंस जो शायद आपने किसी मॉक में सॉल्व किए होंगे, वो टॉपिक्स जो आपने पढ़े हुए हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, फ्लिप थ्रू करना है पूरे क्वेश्चन पेपर को। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, वो पहले क्वेश्चन से ही अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, और मान लीजिए उन्हें पहले 5 क्वेश्चंस नहीं आए, तो उनका कॉन्फिडेंस तो वहीं पर 0 हो गया। इसीलिए वो आते हुए आगे के क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको पहले 5 मिनट लगाने हैं पेपर पढ़ने में, और सिर्फ पेपर कर्सरी रीडिंग नहीं करना है। आपको आइडेंटिफाई करनी है वो चीजें जो आपके लिए फेमिलियर हैं, वो टॉपिक्स जो आपने पढ़े हुए हैं, वो क्वेश्चंस जो शायद आपने पहले लगाए होंगे, वो टर्म्स जो आपको पता हैं। इससे होगा ये कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि इस पेपर में मुझे काफी सारी चीजें पता हैं। और ये याद रखिए कि हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि उसे उस पेपर में कुछ चीजें नहीं आती। आपको उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है जो आपको नहीं आती। आपको ढूंढनी है फेमिलियर चीजें जो आपको आती हैं। Once you have spent initial 5 minutes flipping through the question paper, then you can start attempting the questions. अब जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही अटेम्प्ट करना है। आप चाहें तो आप रिवर्स से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे और मान लीजिए आपको 2-3 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको अपना पेपर रिवर्स से अटेम्प्ट करना शुरू कर देना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन पेपर मल्टीपल राउंड्स में सॉल्व करना है। आपको इस क्वेश्चन पेपर को 3 राउंड्स में सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको श्योर शॉट आते हैं, लेकिन इसमें भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हर क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है,
देखना है कहीं नॉट, नेगेटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव वर्ड तो नहीं है उस क्वेश्चन में, इस बात का ध्यान रखना है। जल्दबाजी और एक्साइटमेंट के चक्कर में आते हुए क्वेश्चंस को गलत नहीं करना। इनफैक्ट सबसे ज्यादा ध्यान उन्हीं क्वेश्चंस पर देना है जो आपको 100% आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में अगर आपने गलती कर दी तो आपका रिग्रेट बहुत ज्यादा होगा। दूसरे राउंड में हम अटेम्प्ट करेंगे उन क्वेश्चंस को जो हमें 50% आते हैं, जिसमें हम 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं। अब देखिए, डिसीजन मेकिंग तो आपको ही करनी है, कोई और तो आकर आपकी हेल्प करेगा नहीं। तो जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल लगे उन 2 में से आप वो पिक करके मार्क कर सकते हैं। तीसरा राउंड होगा उन क्वेश्चंस का जिसमें आपको थोड़ा सा हिंट है, लेकिन आप श्योर नहीं है, आप जानते नहीं है, आप स्लाइटली रिकॉल कर पा रहे हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से 50% क्वेश्चंस भी ठीक हो जाते हैं तो जो वैल्यू एडिशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अब अक्सर लोगों का ये डाउट होता है कि उन्हें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से 75 ठीक होते हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और फिर उनके 70 ठीक होते हैं। तो ये आपका इंडिविजुअल कॉल रहेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला हो सकता है। अगर आपके 100% वाले क्वेश्चंस जो आपको आते हैं उनका नंबर काफी अच्छा है, विच इज अराउंड 35, तो आप बाकी सब क्वेश्चंस में कम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका 100% वाले क्वेश्चंस का नंबर कम है तो आपको बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, चाहे भले ही नेगेटिव मार्किंग का रिस्क ज्यादा हो, बिकॉज अदरवाइज ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग थ्रू द एग्जाम। तो प्रीलिम्स में इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको कि जो आपको आता है वो आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, OMR शीट। अपना रोल नंबर सही लिखिएगा। OMR शीट में कटिंग अलाउड नहीं होती। अगर आपने एक बार गलत मार्क कर दिया तो वो गलत ही मार्क रहेगा, इसलिए OMR शीट अटमोस्ट केयरफुल होकर मार्क कीजिएगा। अब OMR शीट में मार्क करने की भी एक ट्रिक है। आप सीधा गोला मत भरिए, आप एक डॉट लगाइए, फिर आप क्रॉस चेक कीजिए अपने क्वेश्चन पेपर से कि क्या जो आंसर आपने अपने क्वेश्चन पेपर में देखा है आप यही मार्क करना चाहते हैं, और उसके बाद आप गोला पूरा फिल कीजिए। बहुत बार होता ऐसा है कि हमें पता होता है कि आंसर बी है, लेकिन हम OMR में उसको सी मार्क कर देते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। ये करने की प्रोसेस में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना पेपर अटेम्प्ट ही ना कर पाए, तो प्लीज टाइम मैनेजमेंट जरूर कीजिएगा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो पहला राउंड है वो शुरू के 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए। अगर वो 45 मिनट्स में नहीं हुआ है, इसका मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ है, तो आपको बाकी के राउंड्स जल्दी करने पड़ेंगे। तो पहले राउंड को 45 मिनट्स में, फर्स्ट 45 मिनट्स में खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद 10 मिनट आप OMR फिल करेंगे, 55 मिनट्स। बचे हुए 25 मिनट अपने नेक्स्ट राउंड को दीजिएगा, और फिर सब्सिक्वेंट 15 मिनट लास्ट राउंड को दीजिएगा। GS और CSAT के बीच के 2 घंटे के ब्रेक में क्या करना चाहिए? ये ब्रेक बहुत जरूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि पहला पेपर देकर रेस खत्म नहीं हुई है। अगर आपका पहला पेपर अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा नहीं भी गया तो भी बहुत जरूरी है कि आप उसका बैगेज अपने दूसरे पेपर में नहीं लेकर जाएं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो CSAT के पेपर से पहले ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि CSAT तो हम कर ही लेंगे। इससे भी बचने की कोशिश कीजिएगा। प्लीज किसी से भी पहले पेपर को लेकर डिस्कशन मत कीजिए, वो हो चुका है। अगर आप उस पर डिस्कशन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करेंगे तो आप एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाएंगे अपने सेकंड पेपर के लिए। तो किसी से भी अननेसेसरी डिस्कशंस करना अवॉइड कीजिए। अगर पॉसिबल है तो 3 घंटे में रेस्ट कर लीजिए, कुछ खाइए, कुछ मैथ्स के फॉर्मूला अगर आप रिवाइज कर सकते हैं, CSAT के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज कर सकते हैं तो वो कीजिए, और एग्जाम सेंटर पे टाइमली जाना मत भूलिएगा। CSAT के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें? मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है जो पेपर 1 तो क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन CSAT में रह जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम CSAT पर भी थोड़ा ध्यान दें, भले ही उतना ना दें जितना कि पेपर 1 में दे रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम CSAT को निग्लेक्ट नहीं करें। CSAT के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव माइंड में रखना है, विच इज यू नीड टू स्कोर 80 मार्क्स। 67 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, लेकिन हम सेफर जोन के लिए 80 का एम करेंगे। 80 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको एम करना चाहिए कि आप 30 क्वेश्चंस को नेट करेक्ट कर पाएं, मतलब नेगेटिव मार्किंग हटाकर। CSAT के पेपर में बहुत जरूरी है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें जो इजी कैटेगरी के हैं, क्योंकि इन दी एंड हमने अभी समझा कि हमें नेट करेक्ट तो 30 करने हैं। तो अगर आप अपनी एनर्जी ज्यादा इन ईजी वाले क्वेश्चंस पर लगाएंगे और ये लो हैंगिंग फ्रूट्स को एम कर लेंगे,
तो इससे आपका CSAT क्वालिफाई करना ईजी हो जाएगा। वंस बोथ योर पेपर्स आर डन, व्हाट शुड यू डू देन? क्या करना चाहिए आपको प्रीलिम्स के बाद? प्रीलिम्स के बाद जब हम घर वापस आ जाएं तो हमें रेस्ट करना चाहिए, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, या जो भी चीज़ हमें करना अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वेल डिजर्व ब्रेक है। आपकी 1 साल की मेहनत के बाद ये इकलौती ऐसी रात होगी जिसमें आप थोड़ा लिबरेटेड फील कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं तो कल से फिर से आपको मेंस की पढ़ाई में लगना है, और अगर आप नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको फिर से प्रीलिम्स की पढ़ाई में लगना है। तो केवल ये एक रात ही ऐसी रात होती है जिसमें आप थोड़ा रिलैक्स्ड रह सकते हैं। होता क्या है, जो आंसर कीज इमीडिएटली प्रीलिम्स के बाद आती हैं उसमें लेटर ऑन बहुत सारी करेक्शंस आती हैं, वो थोड़ी कम क्रेडिबल होती हैं, जल्दी जल्दी में आंसर्स निकाल दिए गए होते हैं। अब अगर आपने उन आंसर कीज से मैच करके अपने मार्क्स लगा लिए और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आप हताश हो जाएंगे, या आपने उनसे टैली करके ये कंक्लूड कर दिया कि आपका तो सिलेक्शन हो रहा है और अगले दिन सुबह उठकर पता चला कि वो आंसर की ही गलत थी, तो बस हो गया काम। इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप उस दिन किसी भी आंसर की से टैली करें। अगले दिन का वेट कीजिए, कोई क्रेडिबल आंसर की जब आ जाए उससे टैली कीजिए और अपने आगे के डिसीजन को उस पर बेस कीजिए। In this video, I have tried to give you end-to-end guide for prelims preparation. I hope you liked watching this video and this video could add value to your preparation. I wish you all the best for the exam and I hope कि आप सब अपना बेस्ट दे पाएं, रिजल्ट चाहे जो भी हो। और इस वीडियो का अंत करना चाहूंगी मैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ पंक्तियों के साथ। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलीश निर्मम का, बस एक खेप है शेष किसी वद पार इसे कर जाओ, वो देखो उस पार है फिर मंदिर प्रेतम का। आकर इतनी पास फिरे वो सच्चा शूर नहीं, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं। थैंक यू।